नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व इतिहास में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति में उसके महत्व और परिणामों का अध्ययन है वो करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि जेम्स द्वितीय की अयोग्यता के कारण ब्रिटेन के लोगों ने मिलकर इंग्लैंड में बिना रक्तपात के, बिना खून खराबे के सत्ता में परिवर्तन किया और 1688 ईस्वी में विलियम ऑरेंज व मेरी के नेतृत्व में एक नई ताजपोशी हुई। इसे ब्रिटेन में, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें बिना खून खराबे के, बिना लड़ाई झगड़े के सत्ता का परिवर्तन हुआ था। इसलिए इसे गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अब देखिए, आज हम पढ़ते हैं गौरवपूर्ण क्रांति का महत्व और परिणाम। तो देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति के जो परिणाम निकले वे इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 17वीं सदी के प्रारंभ से ही यह प्रश्न आ रहा था कि राज्य की शक्ति का स्रोत राजा में निहित है अथवा संसद में, और जनता की हार्दिक इच्छा थी कि शासन की समस्त शक्तियां जनप्रतिनिधि के हाथों में अथवा संसद के हाथ में होनी चाहिए। राजा को निरंकुश शक्तियां नहीं देनी चाहिए, और इसी कारण राजा व संसद के मध्य कई सुधार के कार्य किए गए, और इन संवैधानिक सुधार का कार्य है वो शुरू हुआ था। संविधान में संशोधन शुरू हुआ, कई नए नए अधिनियम पारित किए, जिनका हम अध्ययन है वो करेंगे कि संवैधानिक सुधार में कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे। इसमें पहला विधेयक है अधिकार विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जेम्स द्वितीय की सत्ता का अंत हुआ और उसकी जगह प्रोटेस्टेंट विचारक विलियम ऑरेंज और मेरी की ताजपोशी हुई, तो उस समय सिंहासन पर बैठते समय मेरी और विलियम को अधिकार विधेयक की बातें मानने की शपथ लेनी पड़ी थी कि उन्हें संविधान की बातें हैं उनका पालन करना पड़ेगा। इसके द्वारा इंग्लैंड के अधिकार तथा जनता की स्वतंत्रता की रक्षा हुई, और इसी कारण इंग्लैंड के संवैधानिक सुधारों में अधिकार विधेयक को मैग्ना कार्टा के समकक्ष माना जाता है। अब अधिकार विधेयक की कौन कौन सी बातें थी? नंबर 1, राजा को संसद की स्वीकृति के बिना कर लगाने का अधिकार नहीं था, अर्थात राजा संसद की स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकता था। इससे स्पष्ट है
कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में सौंपी जा रही थी। नंबर 2, किसी कानून को स्थगित करने, किसी व्यक्ति को किसी कानूनी अपराध से बरी करने तथा हाई कमीशन कोर्ट जैसा विशेष प्रकार का न्यायालय स्थापित करने के लिए राजा को कोई अधिकार नहीं होगा। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी कानून को स्थगित करने, किसी व्यक्ति को कानूनी अपराध से बरी करने तथा हाई कमीशन कोर्ट जैसा विशेष प्रकार का न्यायालय स्थापित करने का अधिकार राजा के पास नहीं होगा। इसकी स्वीकृति उन्हें प्रजा से लेनी होगी। जब तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक या उस समय तक उसे जुर्माने संपत्ति जब्त करने की धमकी देना भी गलत माना जाएगा। किसी व्यक्ति को अत्यधिक शारीरिक अथवा आर्थिक दंड नहीं दिया जा सकता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है उसको अधिक शारीरिक और आर्थिक दंड नहीं दे सकते, और जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं होता तब तक उस पर कोई कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। अगला है, प्रत्येक नागरिक को सम्राट के पास प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और प्रार्थना पत्र देने के कारण उस नागरिक को दंड देना अवैध माना जाएगा। इसमें नागरिकों को अधिकार दिए गए कि वे अपनी प्रार्थना, अपनी बातें व्यवस्थित तरीके से राजा के समक्ष रख सकते हैं। अपनी प्रार्थना पत्र रखते समय राजा उनको किसी प्रकार की सजा है वो नहीं देगा। अगला है, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी अपनी रक्षा के लिए कानून द्वारा स्वीकृत तथा अपनी स्थिति के अनुकूल हथियार रख सकते हैं। मतलब प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी हैं वे अपनी रक्षा के लिए कानून द्वारा स्वीकृत तथा अपनी स्थिति के अनुकूल हथियार है वो रख सकते हैं। मतलब जो कानून कहता है इतने हथियार रखने की इनको है वो अनुमति होगी। अगला है, जेम्स द्वितीय ने जिस प्रकार संसद के अधिनियमों और देश की परंपराओं के विरुद्ध कार्य किया था, इस प्रकार के समस्त कार्य अवैध माने जाएंगे। अर्थात मैरी और विलियम ऑरेंज किसी भी तरीके से, जैसा जेम्स द्वितीय के काल में संसद के अधिनियमों और देश की परंपराओं के विरुद्ध कार्य हुआ था, ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा। और ऐसा कार्य यदि होता है तो उसे अवैध माना जाएगा। अगला है, विलियम तथा मैरी को संयुक्त रूप से इंग्लैंड का ताज भेंट किया जाता है, क्योंकि विलियम और मैरी के पति विलियम ऑफ ऑरेंज और इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रिटेन या इंग्लैंड का ताज सौंपा जाता है और ये हमेशा इस ताज की गरिमा को बनाए रखेंगे, संसद के नियमों का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, राजा प्रजा के बीच पिता पुत्र का व्यवहार करेंगे। इस तरह की बात है वो इसमें दर्शाई गई थी। अगला है,
विलियम तथा मैरी के संतान न होने पर जेम्स द्वितीय की दूसरी पुत्री एन तथा उसकी संतान को तथा एन के भी संतान न होने पर विलियम की दूसरी पत्नी की संतान को उत्तराधिकारी माना जाएगा। अर्थात भविष्य में कभी मैरी और विलियम की संतान न हो तो फिर जेम्स द्वितीय की जो दूसरी पुत्री एन है उसकी संतान को, और उसके भी संतान न हो तो फिर विलियम की दूसरी पत्नी की संतान को उत्तराधिकारी माना जाएगा। अर्थात इस अधिकार विधेयक के तहत भविष्य में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष न हो, इसलिए इसका भी नियम है वो तय किया गया। इसके अतिरिक्त राजगद्दी पर स्टुअर्ट राजवंश के दावे को रोमन कैथोलिक या कैथोलिकों से विवाह करने वाले उत्तराधिकारियों को वंचित करके समाप्त कर दिया गया था। अर्थात इस अधिकार विधेयक के बाद अब ऐसी कोई संविधान में गुंजाइश नहीं रही थी जिसके तहत इंग्लैंड की गद्दी या सिंहासन कैथोलिकों के पास चला जाए। अब यहाँ पर प्रोटेस्टेंट विचारक ही शासन कर सकता था, इसलिए इस अधिकार विधेयक को मैग्ना कार्टा के समकक्ष माना जाता है और इसके तहत राजा संसद के नियम कानून है वो तय किए गए थे। इस मैग्ना कार्टा विधेयक में पैतृक अधिकार, देवी अधिकार दोनों का ही अंत कर दिया गया। मतलब कि राजा के पास सब कुछ पैतृक अधिकार है, वह कुछ भी कर सकता है, ऐसे अधिकार समाप्त कर दिए। राजा में देवता का वास है, वो गलत करे तो भी सही, ऐसी अंधश्रद्धा अंधभक्ति को है वो कम किया गया, अंत कर दिया गया। और स्पष्ट किया गया कि संसद की कृपा से ही कोई राजा सिंहासन पर कायम रह सकता है। अर्थात समस्त शक्तियाँ किसको दी गई? संसद को, और संसद की कृपा पर, दया पर, विश्वास पर ही कोई भी राजा अपने पद पर है वो रह सकता है। इसलिए राजा के लिए संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शासन चलाना अनिवार्य हो गया और इसके परिणाम स्वरूप राजा की शक्ति सीमित हो गई और उस पर संसद का नियंत्रण काफ़ी मजबूत हो गया। राजा के निलंबन तथा विमोचन अधिकारों का भी क्या हो गया? अंत हो गया। कहने का अर्थ यह है कि इस अधिकार विधेयक के बाद इंग्लैंड में राजा की जो तानाशाही निरंकुशता कम हो गई, समाप्त हो गई और उसे ब्रिटिश संसद के अधीन रहने के लिए बाध्य किया गया था। और इसमें दो मौलिक तथ्यों की घोषणा भी की थी। उसमें एक तो था कि देश के कानून की सर्वोच्चता और दूसरा था राष्ट्र की सर्वोच्चता। अर्थात कानून और राष्ट्र सबसे आगे रहेंगे और उसके बाद बाकी वाली सब चीज़ें या नियम। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि अब इंग्लैंड या ब्रिटेन की सत्ता राजा के पास नाम मात्र की रहेगी, इसकी वास्तविक शक्ति है वो जनता के पास है वो रहेगी। अब इसके बाद हम अधिकार विधेयक के बाद दूसरा देखते हैं गौरवपूर्ण क्रांति के महत्व और परिणामों में गदर अधिनियम, जिसको बोलते हैं
मुटिनी एक्ट 1696 ईस्वी में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया और गदर अधिनियम के द्वारा सेना को पूर्णतया संसद के अधीन कर दिया गया। इस गदर अधिनियम के तहत सेना को हमेशा हमेशा के लिए किसके अधीन किया गया? संसद के अधीन, ताकि राजा कभी भी सेना का दुरुपयोग नहीं कर सके और सेना संसद की अनुमति से ही कार्य कर सके, ताकि कभी तानाशाही स्थापित न हो सके। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। 1695 ईस्वी में लाइसेंसिंग अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। परिणाम स्वरूप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें अधिक संख्या में प्रकाशित होने लगे और अधिक लोग सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगे। इसका ये हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, छापने की स्वतंत्रता दी गई। कोई भी व्यक्ति अपने विचार, अपने दर्शन, अपने मत को छाप सकता था। छापने की क्रांति आ गई और इससे लोगों में शासन के द्वारा किए गए अत्याचार कभी हो रहा हो या अन्य कुछ विसंगतियां हो तो उसे प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जा सके। इसका मुख्य मकसद है वो यह था। अगला है त्रिवार्षिक अधिनियम। अब इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? 1694 ईस्वी में संसद ने एक महत्वपूर्ण त्रिवार्षिक अधिनियम पारित किया था। इसके द्वारा संसद का कार्यकाल 3 वर्ष तक निर्धारित किया था। 3 वर्ष के पश्चात राजा को यह अधिकार दिया गया था कि वह अपनी मोहर द्वारा नई संसद के चुनावों की आज्ञा प्रकाशित कर सकता था। कितने साल बाद? 3 साल बाद। 3 साल तक संसद का कार्यकाल किया गया था और इस अधिनियम द्वारा दीर्घावधि तक चलने वाली संसदें समाप्त कर दी गई और संसद की अवधि को 3 वर्ष तक सीमित करने से अब राजा के लिए अपने पक्ष की संसद बनाना लगभग क्या हो गया था? कठिन। अर्थात हर 3 साल बाद संसद सदस्यों के चुनाव होंगे। इससे उसमें राजा के पक्ष वाले ज़्यादा सदस्य हैं वो नहीं रह पाएंगे। इसके बाद अगला अपन देख सकते हैं सहिष्णुता अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या हुआ था? यह अधिनियम 1689 ईस्वी में संसद ने इस अधिनियम को पारित किया था और इस अधिनियम द्वारा पहले की अपेक्षा लोगों को अधिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। अर्थात पहले केवल कैथोलिकवाद का बाहुल्य था, बाद में इस अधिनियम के तहत धार्मिक सहिष्णुता दी गई, मतलब सभी धर्म को समान माना जाने लगा था। केवल कैथोलिकों को इस अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया, अर्थात उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। 19वीं शताब्दी के अंत तक पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता स्थापित हो गई थी, अर्थात इसके माध्यम से भविष्य में
धर्म के आधार पर होने वाले टकरावों से मुक्ति मिलेगी, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचलन होगा। इससे इंग्लैंड तरक्की के मार्ग पर है, वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। कल और हम इसके अन्य महत्व व परिणामों का अध्ययन करेंगे।